टॉप 10% वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, चलो फिर। ऑलराइट देन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सत्यम जैन, वेलकम बैक टू द कॉन्कर प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी। दिस इज लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर, अरे पेन कहां गया? हाँ, आगे लेक्चर नंबर 3। तो लेके भारत माता का नाम करते लेक्चर शुरू। चलिए फिर। 600 प्लस, करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। अपसर्च टेस्ट सीरीज इंस्टॉलमेंट तो कर दिया कल। चलो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके। फ्रॉम नाउ आई जस्ट वांट टू सी एकेडमिक मैसेजेस हियर। ठीक है, सिर्फ एकेडमिक मैसेजेस देखेंगे अब। All right, so this is general studies paper 3 का syllabus. Let us go through it quickly. Okay, general studies paper 3 has been the least rewarding subject of all the GS papers. इसमें अपने बच्चों के मार्क्स रेयरली 100 के ऊपर जाते हुए देखे होंगे। कुछ टॉपर्स के जाते हैं, बट बहुत कम जाते हुए देखे होंगे आपने। GS is one of the least rewarding papers, and you would have seen that the marks do not generally go beyond 100. They hover in the range of 80s, 90s, 95s, and all of that. So why does that happen? It happens because GS3 first has a lot of like particular topics, particular subjects. Second, a problem that students face here is that questions are a bit technical, and we don't generally prepare technically the paper of GS paper 3. The third issue is that we study a lot of material when it comes to GS paper 3, but we often forget. आपने देखा होगा कि GS3 जब लोग पढ़ाते भी हैं या फिर ऐसे होता भी है, तो there are a very very like huge bulky material, जैसे 1000 पेजेस, 2000 पेजेस, 3000 पेजेस का मटेरियल सिर्फ GS3 का होता है। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन मटेरियल जिसमें एग्रीकल्चर इज ऑफ 200 पेजेस, सिक्योरिटीज ऑफ 300 पेजेस। सिर्फ सिक्योरिटी, सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट इतना बड़ा बड़ा है। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज स्पेसिफिक स्टडी। We provided disaster management notes last year and the year before that, and those pages are of 10 to 11, like disaster management notes are of 10 to 11 pages. And you will not believe, every question that has come in the past 2 years from disaster management is from those 10 to 11 pages. That is what is meant by targeted study, है ना? Point number 1. Point number 2, the notes and the value addition that you have to have in GS3 has to be very good. The problem here is that students often read bulky materials but are not able to churn out the value addition part. ठीक है, तो हम आपको जो वैल्यू एडिशन GS3 में देंगे उसको कैसे यूज करना है वो जब सिखाएंगे, तो यू विल रियलाइज दैट वंस यू यूज दैट योर स्कोर्स विल स्टार्ट टू बूस्ट, एंड देन वी विल टेल यू हाउ टू नॉट जस्ट प्रेडिक्ट बट एंटिसिपेट क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द एग्जाम, एंड उसके हिसाब से कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो अभी के लिए सिलेबस देखते हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे। वही जंबल से सिलेबस कर देते हैं यूपीएससी। पहले इकोनॉमी डालना चाहिए था, बट पहले टेक्नोलॉजी का कीवर्ड डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, यूपीएससी है भाई, वो यूपीएससी है, वो कुछ भी कर सकती है। द पॉइंट इज, पहला है आपका टेक्नोलॉजी, दूसरा कीवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिलेबस, मतलब तीसरा बायोडाइवर्सिटी, चौथा एनवायरमेंट, पांचवा सिक्योरिटी, एंड छठा इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट को एक जगह भी काउंट कर सकते हो। ऑलराइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बल्कि आई यूजुअली मतलब पीपल usually divide economic development into just economy and the rest of the syllabus. मैं आपको economic development divide करके दिखाऊंगा। ठीक है, economic development का जो कीवर्ड है, सबसे पहले इसको देखते हैं। So if you will see, this particular keyword of economic development has various subheadings. मतलब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these 10 syllabus points are from economic development itself. ये सिर्फ economic development से है। बात समझ में आ रही है? देखते हैं, चलो इसको डिवाइड करना सीखते हैं। थोड़ा छोटा करता हूं उसको, ताकि एक बार आपको डिवाइड करना दिखा सको कि कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, सी दिस इज टॉपिक नंबर 1। अरे यार, दिस इज टॉपिक नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, रिलेशन, रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या है? ये है कोर इकोनॉमी। कोर इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज राइजिंग आउट ऑफ इट, अगेन कोर
इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग, कोर इकोनॉमी, बस रुक जाओ। These three topics are of core economy. Then there are topic number 4, 5, 6 and 7. ये basically core economy का part है ही नहीं। These 4 topics comprise of a syllabus pointer agriculture. Agriculture, ये चारों क्या है? Agriculture का part बनाते हैं। बात समझ में आई? Then 1, 2, 3 ये जो है ये जो तीनों है इसको मैं बोलता हूं I3। क्या होता है I3? इंडस्ट्री इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। सो यू हैव टू डिवाइड योर 10 टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ जीएस पेपर 3 एंड कंपाइल्स ऑफ अ लॉट ऑफ मार्क्स into 3 subsections. These 3 subsections are what? One is core economy, the other one is agriculture, and the third one is, ladies and gentlemen, I3. I3 मतलब investment, infra and industry. Clear है? Let us go through the syllabus of these one by one. एक एक करके syllabus देखते हैं इनका, देखते हैं क्या क्या keywords है. The first topic is Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. ठीक है, तो क्या क्या कीवर्ड्स हैं इसमें? पहला कीवर्ड इज प्लानिंग, ठीक है, दूसरा इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा इज ग्रोथ, फोर्थ इज डेवलपमेंट, फिफ्थ इज एम्प्लॉयमेंट। हर कीवर्ड से उठ के आज यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ईच एंड एवरी कीवर्ड हैज बीन अ क्वेश्चन इन द पास्ट फ्रॉम द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जैसे मैं एक पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, आप बताना है कहां से लग रहे हैं आपको। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015। कहां से है सर? इंडिया का जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता था बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015? हाउ, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी प्री 2015 एंड पोस्ट 2015? कौन से कीवर्ड से है? करेक्ट, ग्रोथ है ना, ग्रोथ से, करेक्ट, वेरी गुड, ये ग्रोथ से आ गया। ठीक है, बजटिंग से भी बोल सकते हो बट कोर जो है वो ग्रोथ का है यहां पे। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओ। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर एक्टिविटी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर एक्टिविटी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इंडिया में वो लेबर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, मतलब हो बहुत चीजों की वजह से रहा है, बट इट इज बीइंग लेड बाय लेबर एक्टिविटी। कौन से कीवर्ड से लिंक करोगे? यू लिंक इट विद विच कीवर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन? वेरी गुड, मेजरली फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बट यू कैन ऑल्सो लिंक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट हियर। इंटरलिंकिंग शुरू हो गई है सर, बात समझ में आ गई? क्लियर है? सी, क्यों मैं कीवर्ड्स पढ़ा रहा हूं? मैं कीवर्ड सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज नॉट माय ओनली ऑब्जेक्टिव। माय ऑब्जेक्टिव हियर इज आल्सो टू टीच यू आंसर राइटिंग। Whatever I am teaching in those 2 lessons will become the foundation of your answer writing when we do answer writing. You'll know where to introduce your answer. You'll know what the examiner is particularly looking in that particular answer, sir. कुछ तो देख रहा होगा ना एग्जामिनर, क्या इंट्रो में कहीं से सिलेबस से कोई लिंकेज है क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चे को? That is what I am talking about. Okay? चलो बताओ मुझे, क्वेश्चन में बोलता हूं मैं, हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन? हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लानिंग कमीशन? टेल मी which particular part of the first topic, which keyword can you relate it to? Very good, very good, planning. बिल्कुल है ना, पहले प्लानिंग कमीशन करता था उस चीज को, अब नीति आयोग करता है, और जो इसका डिफरेंस था उसी पे क्वेश्चन आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर? द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। डू यू एग्री? द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। डू यू एग्री? कौन से कीवर्ड से? ये सिर्फ ग्रोथ से नहीं है, डेवलपमेंट से भी है ना, क्योंकि अगर जॉबलेस ग्रोथ हो रही है देन देयर इज नो डेवलपमेंट, या फिर देयर इज लैक ऑफ डेवलपमेंट।
राइट? फिर हम सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे। एंड साथ साथ में दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि भाई जॉबलेस ग्रोथ की बात हो रही है, तो यहां पे तीनों के तीनों कीवर्ड्स लिंक हो गए। एक बहुत छोटे से बात बता दूं, तीनों कीवर्ड्स लिंक हो गए। एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे सकते हो आंसर का, उसके बाद एक डेटा दे दोगे, इंट्रोडक्शन बेहतरीन हो जाएगा। क्या इंट्रो दे सकते हो? द डिफरेंस या फिर द रीजन दैट इंडियाज ग्रोथ हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट इज बिकॉज इंडिया इज फेसिंग जॉबलेस ग्रोथ, या फिर बिकॉज इंडिया इज नॉट फेसिंग, या फिर बिकॉज इंडिया इज फेसिंग लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। हो गए तीनों कीवर्ड लिंक, बन गया इंट्रोडक्शन की पहली लाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, द रीजन दैट इंडियाज ग्रोथ इज नॉट कन्वर्टिंग टू डेवलपमेंट इज द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया। आगे बात समझ, है ना? चलो सर, ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एक्सेट्रा, है ना? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, है ना? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। देखो क्वेश्चन सुनो, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन। व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? आ गया क्वेश्चन। इट इज आर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। आ गया क्वेश्चन। कमेंट ऑन द चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आ गया क्वेश्चन। सोचो, एक कीवर्ड बस, इंक्लूसिव ग्रोथ, आपके 10-15 नंबर फाइनल। आप सीधा किसी अलाइड सर्विस से उठ के किसी और इंटर सर्विस में आ गए, अगर आपने इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन ढंग से एड्रेस कर दिया तो। समझ में आई बात, एक ही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्या आपका, गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग, कोर इकोनॉमी, टॉपिक नंबर 3, गवर्नमेंट बजटिंग। क्या है गवर्नमेंट बजटिंग का क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। है क्लियर बिल्कुल? Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the GST. है बिल्कुल डायरेक्ट? Getting it? So this is government budgeting. क्लियर हो रहा है सबको? डायरेक्ट क्वेश्चंस। Got it? Understood? ठीक है ना? समझ में आ गया कोर इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? Good, very good. चलिए, now let us come to agriculture, one of my favorite areas, because people don't actually know how to read this particular topic and they end up reading materials of like 700 pages just on agriculture. So we'll not do that. We'll study agriculture very very specifically. मैं आपको जादू दिखाता हूं आज एग्रीकल्चर का, ठीक है? दिखाऊं जादू, दिखाऊं मैजिक, देखोगे? चलो मैजिशियन बनते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके, चलो थोड़ी देर मैजिशियन बनते हैं, ठीक है? सबसे पहला एग्रीकल्चर का क्वेश्चन इन 2024, ओके 2024, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर वाज व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी सर, बताओ एग्रीकल्चर के किस टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन? ये टॉपिक्स, जल्दी जल्दी बच्चों। करेक्ट, दिख रहा है साफ साफ? लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया दिख रहा है? एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स? स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट। बताओ सर, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स? कहां से दिख रहा है? ये देखो, इरिगेशन सिस्टम्स लिखा है कि नहीं लिखा है? एज इट इज आया कि नहीं आया क्वेश्चन?
समझ में आया? नेक्स्ट दिखाऊं? अगला क्वेश्चन 2024 डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ, अभी 3 पे तो गया भी नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2024 फ्रॉम एग्रीकल्चर, 15 मार्कर था ये वाला भी, नेक्स्ट 15 मार्कर। Elucidate the importance of buffer stock for stabilizing agriculture prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stocks? Discuss challenges associated with the storage of buffer stocks. बता दो फटाफट, challenges associated with the yes. कहां से लिंक हो रहा है, जल्दी ये देखो, दो चीजें दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड स्टोरेज। और जनता कहती है क्या करें सर, समझ ही नहीं आ रहा सर, इकोनॉमी कैसे पढ़े सर, एग्रीकल्चर कैसे पढ़े सर, यूपीएससी कह रहा है यहां से पढ़ लो सर। यही तो पूरी बात है। हो गया 2024 एड्रेस, हो गया 2023 भी करते हैं एड्रेस फटाफट। Okay, 2023. First question of agriculture. How does e-technology help farmers in production and marketing of agriculture produce? हाँ जी, कहां दिख रहा है? How does e-technology help farmers in production and marketing of agriculture produce? ये देखो, e-technology in the aid of farmers. और क्या मैं यहां पे रुक जाऊं? नहीं सर, उसके ऊपर की लाइन तो पढ़ लो। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प मतलब एड करती है इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी 10 मार्कर 2023 ऑफिशियल मेंस पेपर। सिर्फ ई टेक्नोलॉजी नहीं लिखा है ना, समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस। हाँ जी सर, क्या लिखा है? एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो 2023 क्वेश्चन 15 मार्कर का था ये। नेक्स्ट देखो 15 मार्कर। व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। आ गया सर क्वेश्चन, दिख रहा है? हो गया 2023 का पेपर सॉल्व। 2022 कर ले अब। What are the major challenges of public distribution system in India? How can it be made effective and transparent? कहा सर public distribution system. What are the major challenges? Challenges माने limitations. How can it be made more effective and transparent माने इसको कैसे रिवैम्प कर सकते हैं? समझ में आया? एवरीबडी नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां पे जादू अपनी पीक पे जाता हुआ, अब जादू अपनी पीक पे जाता हुआ। लैंड रिफॉर्म से तो चलो 2024 में आ गया था, तो मैंने दिखाई दिया, ठीक है। एक टॉपिक बचा हुआ दिख रहा है सर, एग्रीकल्चर के 4 टॉपिक है, फर्स्ट से आ गया, सेकंड से आ गया, फोर्थ से आ गया, थर्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया सर। और ये हुआ सर जादू अपनी पीक पे। अब व्हाट आर द मेन बोटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया? व्हाट आर द मेन बोटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? क्या बोलते हो? हाँ जी, कैसा लगा? ठीक है, अब उससे पीछे जाके दिखाऊं
हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ इंडिया हेल्प्ड? हाउ वुड माइक्रो इरिगेशन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन क्या था, माइक्रो इरिगेशन, तो ये लो डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन पर भी क्वेश्चन आ गया. हाउ वुड माइक्रो इरिगेशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया? गॉट इट? डन? क्लियर है? समझ आया सबको? अब बताओ सर. अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सिलेबस पे क्लास लोगे. सिलेबस तो सर, सिलेबस तो पढ़ ही लेंगे सर. हाँ जी. अब बता दो मैं जादूगर हूं कि नहीं हूं, बता दो बस. अब मैजिक था कि नहीं था? सीधा सीधा क्वेश्चन है सर. ऐसे थोड़ी यार, ऐसे थोड़ी हम क्लेम कर रहे हैं. हम ऐसे थोड़ी क्लेम कर रहे हैं कि कौन करे सब एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन इंडिया से बस उठे सपने से बोल दिया बस. ऐसा नहीं है सर, है ना. बहुत बहुत वक्त दिया है मेंस पढ़ने और पढ़ाने में, बहुत वक्त दिया है. तो विल टीच यू एवरी सिंगल थिंग हियर, है ना, एवरी सिंगल थिंग. डुएबल ही है चीजें. until unless you do not have the right guidance things are difficult. As soon as you get the right guidance and you have the intent to work hard, things are doable. Okay? याद रखना मेरी ये बात. अरे तो टॉपर्स टीचर नहीं है ना यार. टॉपर आपको ये बोल दिया कि ठीक है सिलेबस रटना है, बट उसका काम नहीं है ना कि आपको बताए कैसे रटना है. वो काम मेरा है ना. तो वो अपनी जगह सही है कि सिलेबस पता होना चाहिए, लेकिन सिलेबस में क्या पता होना चाहिए, दैट इज माई वर्क. अंडरस्टूड? ठीक है सर. हो गया आपका एग्रीकल्चर डन. रंग गया पेपर ऊपर से नीचे लेके थे. ठीक है, चलिए बढ़े आगे. जो जो बच्चे हैं उन पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं. एमएसपी पे क्वेश्चन आ रखा है, फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आ रखा है, सब पे क्वेश्चन आ रखा है, सप्लाई चेन पे भी क्वेश्चन आ रखा है. एवरीथिंग हैज अ क्वेश्चन. ओके, चले आगे बढ़ता है सर. आई होप ज्ञान नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, सिलेबस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, और मोस्ट ऑफ ऑल कॉन्कर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी. चलिए सर, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको मैं बोलता हूं I3. दिस इज द टॉपिक ऑफ I3. इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पे ये सबसे खराब चीज है एटसेट्रा, एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. ये 3 पर्टिकुलर आपके सेक्शंस है. इसको मैं बोलता हूं I3. I3 की देख लेते हैं चीजें. क्लास का लिंक लेट मिला. कितने बजे डाला था मैंने, देखते हैं एक बार. $11:02 पे डाला हुआ है, तो लेट कैसे मिल गया? सब बच्चे सेशन ले रहे हैं, आप बोल रहे हो लेट आया लिंक. 11:02 का मैसेज है ना मेरा. हाँ ऑन टाइम था बिल्कुल. अरे 2 ग्रुप नहीं है, एक ही तो ग्रुप है, कॉन्कर मीट्स 2026 बैच 1 के नाम से. दूसरा कौन सा ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हो? चलो खैर आगे पढ़ाई करते हैं. कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चे लेट ज्वाइन किया तो आप पीछे से चला के देख लो. इंपॉर्टेंट पढ़ा है मैंने अभी तक जितना ही पढ़ा है, तो इट हैज बीन जस्ट हाफ एन आवर. पीछे से चला के देख लो. ओके चलो फिर लेट्स कंटिन्यू विद I3. ठीक है सर. ओके, बताऊं कुछ क्वेश्चंस ये I3 वाले. देखो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, तो वहां से क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी. इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है ना, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं अलग तरीके के कि कैसे इन्वेस्टमेंट जो वो देश में कैश आएगी.
वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आएगी क्या, वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के थ्रू आएगी क्या, वो HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के थ्रू आएगी क्या, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे करके इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं. तो यूपीएससी पिक्स अप एनी वन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एंड आस्क्स यू अ क्वेश्चन. ओके, सो फॉर एग्जांपल व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, है ना. एक्सप्लेन द रोल ऑफ PPP मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया. अब देखो यहाँ पे क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनना, इसने दो टॉपिक्स को लिंक कर दिया. अच्छा छोड़ो अभी, जितने बजे भी आया पीछे से आगे देख लो, मैंने टाइम पे डाला था, आई डोंट नो सम टेक्निकल इशू होगा, यहाँ पे आके देखो, पढ़ो आगे पढ़ो, पीछे से आगे देख लो, इट्स ओके. सुनो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. व्हाई इज PPP रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स. आज मैंने जादू दिखाया क्लास में, तो जिसने नहीं लिखा लेक्चर पीछे जाके देखो, ठीक है. Why is PPP required in infrastructural projects? Examine the role of PPP model in the redevelopment of railway stations in India. तो PPP कहां से उठ के आता है, यहां से इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट मॉडल से उठ के आता है. एंड देन इसका क्या यूजेज है रेलवेज को बेटर करने में, तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर. लिंक हो गया दोनों, ठीक है. बात समझ में आई. ओके, गेटिंग इट. जैसे एक क्वेश्चन है 2017 में, क्या क्वेश्चन था, एग्जामाइन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू द जॉइंट वेंचर्स अंडर PPP मॉडल. डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स थ्रू PPP. और लोग कहते हैं सर रिपीट नहीं होता, रिपीट क्या मतलब, क्या कर दे यूपीएससी, कॉपी पेस्ट कर दे. अरे PPP के थ्रू रेलवेज में क्या चल रहा है वो पूछ लिया, PPP के थ्रू एयरपोर्ट्स में क्या चल रहा है वो पूछ लिया, और क्या करे भाई, क्या करे और कितना करे, कर तो रहा है सब कुछ रिपीट. आप पढ़ोगे ना तो फिर कैसे काम चलेगा, तो स्टडी. सबसे पहला कीवर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एनर्जी. एनर्जी से क्या क्वेश्चन आया, विद ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. दोबारा आएगा न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन, या तो इस साल तो नेक्स्ट ईयर दोबारा रिपीट होगा, मैं आज ही बोल रहा हूं. GS3 में ही रिपीट होगा, 2018 में आया था लास्ट, या तो 25 के मेंस में, 26 के मेंस में एनर्जी पे क्वेश्चन रिपीट होगा. न्यूक्लियर एनर्जी पे, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूं, न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है. ओके, बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से उसके इफेक्ट से, तो देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देखो एक तो लिबरेशन का हुआ था, इफेक्ट्स ऑफ लिबरेशन ऑन द इकोनॉमी. तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि आफ्टर द 1991 1992 रिफॉर्म्स, है ना, उसके बाद से अभी व्हाट हैव एनालाइज्ड द 3 डेकेड्स. तो ये वाले जो क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है कि व्हाट हैज बीन द चैलेंजेस इन वेरियस फेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना. तो यहां पे आपको मैं सिखाऊंगा आंसर राइटिंग के टाइम पे कैटेगराइज कैसे करते हैं अपने आंसर को. इन्वेस्टमेंट मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन आपको दिखाई रहा हूं, रोड से भी क्वेश्चन आता है, पोर्ट से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार. तो पोर्ट से क्वेश्चन, एनर्जी से क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मॉडल को लिंक करके आएगा बहुत जल्द दोबारा से, ठीक है. तो दिस इज I3. ये भी इकोनॉमी ही है, लेकिन इकोनॉमी को भी आपको कट डाउन करके पढ़ना है. तो दिस इज I3. बात समझ में आ गई. चलो नेक्स्ट है फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैसे तो लिखे हुए हैं 3, यू विल सी 3 टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट तीनों से उतने क्वेश्चंस आते नहीं है. अरे 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 अरे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस. कुछ नया आया, अगर S-400 इंडिया में आया उस पर क्वेश्चन आ गया, है ना, चंद्रयान मिशन गया उस पर क्वेश्चन आ गया. तो डेवलपमेंट, उनका एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट पड़ रहा है क्या एवरीडे लाइफ पे, कोई पर्टिकुलर इंडिया ने कोई चीज अचीव करी, है ना, उससे क्वेश्चन आ गया कि हाउ विल इट हेल्प वुमेन, हाउ विल इट हेल्प फार्मर्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा. अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है पहले. इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यहां से क्वेश्चन नहीं आया कुछ टाइम से, यहां से आएगा क्वेश्चन अब. अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड IPR. IPR से भी बहुत, हालांकि IPR में कोई नया डेवलपमेंट हो भी नहीं रहा ज्यादा, बट IPR से भी क्वेश्चन आई पे टाइम हो गया. तो साइंस एंड टेक में कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत कम है. इट इज अ वेरी लो यील्डिंग एरिया, वेरी लो यील्डिंग एरिया. अरे द एंटायर लेक्चर इज इन इंग्लिश यार, एवरीथिंग आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश, एवरीथिंग ऑफ ड्यू इंपॉर्टेंस इज इन इंग्लिश.
I'm not even giving due importance to the people of Hindi medium because I said that the lectures and the content will be in English medium. Like, people who are from core English background, core English medium, who do not understand Hindi, is there actually an issue with what I am saying and how I am teaching? Please clarify this first. I don't think that there is any, even one single thing of due importance that I'm not speaking in English. Thank you. Please, my request for everybody is to focus on the solutions and focus on what to understand from a particular lecture. है ना? Small issues will always keep on happening. कि ठीक है मैंने कोई joke crack कर दिया, if I've cracked a joke in Hindi, that's okay. You can ignore it, right? If I'll translate it and tell its meaning will not be entirely clear. All right, thank you. ठीक है भाई, क्लियर है? तो साइंस एंड टेक से वैसे भी देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक एंड द आरओआई फ्रॉम साइंस एंड टेक इज आल्सो नॉट वेरी ह्यूज एंड वेरी हैवी, सो विल डू इट अकॉर्डिंगली. जैसे क्वेश्चन आ गया जेम्स वेब टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आ गया, वैक्सीन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ गया. तो हर साल वैसे 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस एंड टेक से, नियरली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक एवरी ईयर. ठीक है, नियरली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक occur every year, but these questions are very technical and very specific. So इनके लिए हम टेक्निकल और स्पेसिफिक चीजें ही पढ़ेंगे, इश्यूज कवर करेंगे, डेवलपमेंट्स कवर करेंगे. Okay, got it? So the questions are very specific. For example, say James Webb Telescope, है ना? For example, say cellulose plant material, है ना? For example, say S400. For example, say Nobel Prize in Physics. For example, say applied biotech. पहले आते थे. Earlier, some questions used to be very vague. For example, there was a question from biotechnology. I'll read the question for you. With the research and development achievements in applied biotechnology, how will it help the poor sections of society? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो, बायोटेक का डेवलपमेंट पूछा और फिर पूछ लिया कि इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ क्या होगा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. क्लियर हुआ? सो दीज क्वेश्चंस यूज्ड टू कम अर्लियर, कुछ साल पहले तक, but now the questions are becoming very technical and specific in science and tech, so we'll do both kind of questions. We'll do the generic ones also and we'll do the specific ones also. बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? I'll read another question. What do you understand by nanotechnology and how is it helping the health sector? समझ में आई बात? ये nanotech यहां से उठाया and it has linked it to what? Effects in everyday life on health. समझ आया? क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट फॉर पुअर सेक्शंस कर दिया, नैनोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट फॉर हेल्थ सेक्टर कर दिया. ये क्वेश्चंस पहले आया करते थे, अब थोड़े से वाले क्वेश्चंस कम हो रहे हैं. नाउ द क्वेश्चंस आर मोर टुवर्ड्स बीइंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ, है ना? बट विल रीड अबाउट बोथ ऑफ देम. चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद द साइंस एंड टेक सेक्टर ऑल्सो. समझ में आ गया? 2 तरह के, ये जो मैं बोलता हूं ना, पैटर्न शिफ्ट, ट्रेंड शिफ्ट ऑफ यूपीएससी टू अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग समझ में आया? क्या होता है ट्रेंड शिफ्ट, पैटर्न शिफ्ट? ये होता है दैट अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर not that specific and technical in nature, but now they started asking questions that are technical and specific in nature. This is, ladies and gentlemen, this is the trend shift and the pattern shift that you have to understand. Okay, clear sir? Chale, next is environment, a very simple topic, one topic: conservation, environmental pollution, degradation and environmental impact assessment. बस इतना ही है. This is the only topic, है ना? कंजर्वेशन किसका? बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि ऊपर you remember there was a keyword above in the syllabus in the first line, biodiversity. So biodiversity का कंजर्वेशन. Okay, then environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Got it? ऐसे करके 3 keywords हैं. बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल, नथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एनवायरमेंट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स,
photochemical smoke, है ना. कभी कभी there are very technical questions. Science and tech and environment are two sections. Either it will ask very simple questions or it will ask very technical questions. या तो ऐसे पूछेगा बायोटेक का यूज, एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होती है सर, कहां से हो रही है सर, कोस्टल इरोजन क्यों हो रहा है सर, राइट. Either it will ask very very simple generic questions or it will ask very specific technical questions like what, like Gothenburg protocol, है ना. एक्सप्लेन द 1999 Gothenburg protocol, किसी को नहीं आता था, मेरे टाइम के मीन्स की बात है. एक्सप्लेन द 1999 Gothenburg protocol, किसी को नहीं आता था उस टाइम पे. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना. Then there was a plant cellulose वाला question, there was a green grid initiative का question, there was a global air quality index का question. So either the questions will be very general or the questions will be very specific, very technical, and that is why now the answer, ladies and gentlemen, another point why the marks in GST are decreasing, because environment and science and tech के जो technical questions आ रहे हैं, the technical questions from environment and science and tech are low yielding. तो इसलिए आपको बहुत चिंता नहीं करनी है. Though we'll try our best to complete everything and fetch the best marks, but you don't have to worry and you have to understand the trend of the examination. Got it? अरे वो सब हम सिखाएंगे यार, अभी सिलेबस तो सुन लो. We'll teach you how to address things, don't worry. चलो, then there is a very small topic. Can you see this particular topic? Yeah, disaster and disaster management. बस यहां से हर साल there is bare minimum one question from disaster management. bare minimum one question हर साल. कभी cloud burst, कभी earthquake, कभी landslide, ठीक है. कभी डिजास्टर मैनेजमेंट पे. देखो 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 बहुत ध्यान से देखो. डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दो कीवर्ड है यहां पे भी दो कीवर्ड है. सो कभी क्वेश्चन डिजास्टर से आएगा, लाइक अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ गया, वोल्केनो से क्वेश्चन आया, क्लाउड बर्स्ट से क्वेश्चन आ गया, फ्लड से क्वेश्चन आ गया, लैंडस्लाइड से क्वेश्चन आ गया. दीज आर क्वेश्चंस ऑन डिजास्टर्स एंड देन देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. बात समझ में आ रही है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, हैजार्डेशन, जोनेशन मैपिंग, फॉरेस्ट फायर, तो ये हो गया डिजास्टर. और जब उसके मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो डिजास्टर का मैनेजमेंट. क्लियर है? बात समझ में आ गई? दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. चलिए सर, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ GS3, which has 5 topics and so many keywords inside it, which is internal security, linkages between development and spread of extremism. जहां डेवलपमेंट रिड्यूस होगा वहां एक्सट्रीमिज्म इंक्रीज होगा. रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी. रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट मतलब पाकिस्तान, एक्सटर्नल नॉन स्टेट मतलब जैश ए मोहम्मद. बात समझ में आ गई है ना. इनका क्या रोल है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्रिएट करने में. चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, है ना. मीडिया का क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या रोल इंटरनल सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन, बॉर्डर एरियाज में स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं, उनका क्या मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है और उसका लिंकेज क्या है टेररिज्म के साथ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, कौन सी एजेंसीज है जो सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, उनका मैंडेट क्या है, उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है. दिस इज द सिलेबस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. बात समझ में आई सबको? These are the keywords from internal security. Clear? देखते हैं बात 24 में क्या क्वेश्चन आया था इंटरनल सिक्योरिटी का. लेट अस हैव अ लुक. अच्छा, ऊपर एनवायरमेंट वाले में कीवर्ड लिखा होता ना, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. अच्छा, ओके, आई टेल द ईयर्स इन इंग्लिश. ओके 2024 की मैं बात कर रहा हूं. ओके. तो फॉर एग्जांपल 2024 हैड अ क्वेश्चन, व्हाट रोल डू एनवायरमेंटल एनजीओज एंड एक्टिविस्ट्स प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग द EIA, द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, है ना, जो ऊपर एक क्वेश्चन था EIA का. गॉट इट? सो दीज आर सम काइंड ऑफ
questions that you can see directly from the keywords. अच्छा सुनो, 2024 last question. Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. है ना? What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? आई बात समझ? कहां से क्वेश्चन दिख रहा है ना बीच में, जो बिल्कुल मैंने रंग दिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उसका रोल क्या है? दैट इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी. Okay, that is this particular question. Then there was a second question that came, the 19th question, the second last question in 2024. India has a long and troubled border with China and Pakistan, fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges. So this is from the second last one, security challenges in the management in border areas, है ना? वहां से क्वेश्चन आ गया. क्लियर है? बात समझ में आई सबको? So these are the questions, kind of questions that you will see. और बताओ, जैसे एक है, winning of hearts and minds in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. This is 2023. दिख रहा है? बॉर्डर एरियाज में मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी, है ना? टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज. Discuss the measures adopted by the government in respect of Jammu and Kashmir. Okay. The use of unmanned aerial vehicles by adversaries across the borders to ferry arms and ammunition is a serious threat to internal security of India. है ना? तो ये भी क्या हो गया? Security challenges in border area. सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं, security challenges in border area. और ये जो थर्ड वाला है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं. थर्ड एंड फोर्थ वेरी हैवी. Give out the major source of terror funding in India, efforts being made to curtail these sources. समझ आई बात? Efforts being made to curtail these sources. What are the internal security challenges being faced by India? That question. देखो सुनो. Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats. आ गया? Central Investigative and Intelligence Agencies. ये रहा ना? Agencies, various agencies. सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, कैसे क्वेश्चन आ गया? और उनका रोल पूछ रहा है तो वही तो मैंडेट होता है. क्लियर? सो यू सी हाउ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम स्पेसिफिक कीवर्ड्स. 2022 had a question organized crime if I'm not wrong. So these are the kind of things that we can learn from the GS3 syllabus. आगे से सबको बात समझ क्लियर है? सबको डन है? So, ladies and gentlemen, we are done with the GS3 का syllabus. Okay? Okay, GST syllabus done. चलिए मेरे फेवरेट एरिया में चले. सही बोला किसी बच्चे ने. लेट्स मूव टू सर्च फेवरेट पेपर. GS4 पे चले. यार GS4 को ना बहुत डिटेल में नहीं कराता हूं अभी, क्योंकि मैं डिटेल में कराऊंगा तो आपको पूरा GS4 कराने लगूंगा. ओके. So I'll just tell you the basics of GS4 because else this lecture will never end. तो मैं अभी बस बेसिक समझाता हूँ GS4 के कि क्या सिलेबस है. यार बच्चों को भी पता है कि मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है इसमें. अब मुझे तो खैर पूरे मेंस में मजा आता है यार. Sir, just decoding the syllabus is giving me confidence. Wonder what will happen when the done with the entire program. बस यही है, बस यही तो है मजा. ठीक है.
करिए शुरू GS4। एक चीज देखोगे आप, you'll see, you'll notice one particular thing in GS4. No paper till now had an indicative word. No paper. Only the paper of GS4 has an indicative statement. बड़ा बड़ा लिखा हुआ। रीड करो, रीड दिस इंडिकेटिव स्टेटमेंट विद मी। ये तो ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये तो पेपर का नाम हो गया, छोड़ो इसको। ये जो इंडिकेटिव कीवर्ड है, इंडिकेटिव स्टेटमेंट है, ये पढ़ो मेरे साथ। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रॉबिलिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज के साथ हर लगा देना यार, his or her problem solving approach to various issues and conflicts faced by him or her in dealing with society. Questions may utilize the case study approach, जो आधा पेपर है, to determine these aspects. The following broad areas will be covered. एक भी पेपर ऐसा नहीं देखा होगा आपने अभी तक जिसमें ये पर्टिकुलर इंडिकेटिव स्टेटमेंट दिया हो। GS4 में दे रखा है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे भी टीचर्स भी। क्या बोल रहा है? दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड, है ना, एंड अप्रोच टू इश्यूज, कि जब कोई इंटीग्रिटी का इशू आएगा तो कैंडिडेट का क्या अप्रोच होगा, हम टेस्ट करना चाहते हैं। कैंडिडेट का एटीट्यूड कैसा है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है, आना चाहता है, सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। वी विल टेस्ट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स एटीट्यूड, वी विल टेस्ट व्हाट is the approach of that candidate when an issue of integrity comes in, probity in public life, problem solving approach to various issues, है ना, जब कोई conflict आएगा, conflicts faced by him in dealing with the society, whenever the candidate will face a issue in the society, what approach, what problem solving approach will that candidate take? बात समझ में आ रही है? Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. Case study तो इसमें आती है. So this entire paper revolves around the fact that whenever we are putting you in a situation, how are you responding to it? If we are putting you in a situation that has a complex integrity का issue, that has a complex probability का issue, that has a complex problem solving requirement, how will you react? What is your attitude? What is your approach? Got it? क्या समझ में आता है इस बात से? That this paper is highly practical. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, this paper is highly practical, highly practical, highly practical in nature. हर जगह ये टेस्ट होगा कि आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, what do you understand, what have you learned. Got it? देखें सिलेबस, देखें एक बार। इसका सिलेबस देखने में इससे ज्यादा इसका सिलेबस पढ़ने में मजा आता है हालांकि, बट ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। यूपीएससी ट्रांसपेरेंट हो ना हो, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ट्रांसपेरेंट हो। छोड़ो, चलिए। नहीं, मैं फाउंडेशन लेक्चर नहीं पढ़ाऊंगा एथिक्स का, बस यही सिलेबस है, पूरे पेज पे सिलेबस ही आ गया, इकलौता पेपर जिसका सिलेबस पूरे पेज पे आ गया। सबसे रिवॉर्डिंग भी यही पेपर है बेचारा, इतने नंबर देके जाता है। दिस पेपर इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग, यू डू नॉट गेट दीस मेनी मार्क्स इन एनी अदर जीएस पेपर। 140 तक मार्क्स आते हैं यार, हद ही है। बढ़िया से पढ़ाएंगे, नंबर लेके आएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है, इसमें मैं पीवाईक्यूज वगैरह नहीं दिखाऊंगा यार अभी, है ना। आई विल टीच यू द पीवाईक्यूज व्हेन द सिलेबस एंड एवरीथिंग कम्स। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, है ना। ह्यूमन इंटरफेस में एथिक्स, है ना। यहां इंसान है, इंसान के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा, उसका इंटरफेस कैसा, उसमें एथिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। एग्जांपल, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, उसके एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अंडरस्टैंड दिस, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, है ना, उसके एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एथिक्स के डायमेंशंस क्या है। प्राइवेट लाइफ मतलब घर में आप कैसा एथिक्स अप्लाई करते हो, पब्लिक लाइफ में कैसा एथिक्स अप्लाई करते हो, समझ में आ रहा है। ह्यूमन वैल्यूज, कौन से लेसन्स आपने ग्रेट लीडर्स की टीचिंग्स एंड लाइफ से सीखे, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की लाइफ से सीखे, फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपका वैल्यूज इनकलकेट करने में क्या रोल निभाते हैं।
ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, क्या समझ में आया पहले टॉपिक से? हर चीज यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? यू विल सी एवरीथिंग इज अराउंड दिस ह्यूमन इंटरफेस वर्ल्ड। अरे पेन कहां गया? उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहां जो सोवत है। ह्यूमन इंटरफेस है ना, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, लीडर से क्या सीखा, रिफॉर्मर से क्या सीखा, एडमिनिस्ट्रेटर से क्या सीखा, फैमिली से क्या सीखा, सोसाइटी से क्या सीखा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्या सीखा है। ओके, सो एवरीथिंग अराउंड ह्यूमन इंटरफेस, सम ह्यूमन इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। प्राइवेट लाइफ में ह्यूमन इन्वॉल्व है, पब्लिक लाइफ में ह्यूमन इन्वॉल्व है, एवरीवेयर देयर इज सम ह्यूमन इन्वॉल्व। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। दूसरा क्या? एटीट्यूड। एटीट्यूड इन इटसेल्फ है ना, एथिक्स को साइड रखो। एथिक्स सिर्फ एथिक्स के बारे में सिर्फ एथिक्स नहीं पूछा जाता है, एटीट्यूड इन इटसेल्फ। सिर्फ एटीट्यूड का क्या क्वेश्चन आएगा? सीधा क्वेश्चन आता है भाई साहब, व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? सीधा सीधा एटीट्यूड का कंटेंट है ना, आपका एटीट्यूड है कैसा, एटीट्यूड बिल्ड होते टाइम स्ट्रक्चर क्या होता है, एटीट्यूड का फंक्शन क्या है, एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस किस पे पड़ता है, आपके थॉट पे और आपके बिहेवियर के आपके एटीट्यूड का आपके थॉट और बिहेवियर पर इंपैक्ट पड़ता है क्या? मॉरल एटीट्यूड, आप मोरालिटी में क्या एटीट्यूड रखते हैं, आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है, सोशल इंफ्लुएंस, परसुएशन है ना। एक निर्मल भारत अभियान आया था, एक स्वच्छता भारत अभियान आया। निर्मल भारत अभियान चला नहीं, स्वच्छता भारत अभियान जगदे फट्टे कर दिया, क्यों? क्या डिफरेंस? द डिफरेंस लाइज लेडीज एंड जेंटलमैन इन एटीट्यूड। निर्मल भारत अभियान में एटीट्यूडनल चेंज की बात नहीं उठाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता भारत अभियान में एटीट्यूड चेंज किया लोगों का स्वच्छता के प्रति, एंड उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल ही गया है ना। तो एटीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड, दोनों में अंतर होता है। वी हैव डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, तो वो हमें देखना है, वो हम देखेंगे। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इंटीग्रिटी, ये कीवर्ड हो गया। ये सब क्या है? फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। कौन कौन सी पूछ रखी है इसने, कौन कौन सी दे रखी है यहां पे? इंटेग्रिटी, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication, empathy, tolerance, compassion, है ना। बाद में एक एक्सेट्रा मेरी तरफ से जोड़ दो, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर वैल्यूज ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं सिविल सर्विसेज की। ओके, सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज आपको फाउंडेशन कोर्स लबासना में नहीं, यहीं से पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट आर द यूटिलिटीज, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, इसकी प्रयोग जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बता दूंगा तो बात का मजा खराब हो जाएगा। लेट इट कम, तब देखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स आपको बताऊंगा, मॉरल थिंकर्स बताऊंगा। यार कभी कभी मेरा मन करता है फाउंडेशनल बिल्कुल मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक एथिक्स पढ़ाऊं, मजा ही आ जाए। खैर, पब्लिक या सिविल सर्विसेज की वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एक बार, लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के बीच का क्या डिफरेंस होता है। लॉज और कॉन्शियस जो है वो अलग अलग सोर्सेज कैसे एथिकल गाइडेंस के। आप हेलमेट लगा के गाड़ी चला रहे हो तो आपका एथिकल, आपके एथिक्स को कौन गाइड कर रहा है? लॉ। लेकिन अगर लॉ बोल दे कि नहीं हेलमेट नहीं लगाना है, फिर भी आप हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओ, दैट इज कॉन्शियस, है ना। when you are following the traffic rules just because you have to follow the rule, that means that rules and laws are the source of ethical guidance, but when you are following the law and the rule just out of your inner conscience, that means your conscience is the source of ethical guidance, है ना। सिमिलरली एक टॉपिक आते हैं फिर प्रॉपर्टी का, जैसे एक ये कुछ टॉपिक है छोटे छोटे से। इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, एथिकल इश्यूज इंटरनेशनल रिलेशनशिप से डायरेक्टली पूछता है, केस स्टडी पूछी जाती है यहां से, पता है। फंडिंग में क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डायरेक्टली क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, मेरा 2022 का शायद मेंस था, पहले क्वेश्चन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, मैं 5 उसमें वैल्यूएशन याद करके गया था, पहले क्वेश्चन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, 5 लिख के आया।
तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या होता है गवर्नेंस का, है ना। गवर्नेंस तो गवर्नमेंट के लिए तो है ही, बट उसका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या होता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, देखो दोबारा ट्रांसपेरेंसी आ गया। ट्रांसपेरेंसी दो बार जीएस2 में लिखा था, एक बार जीएस3 में। ट्रांसपेरेंसी प्रोबेबली इज द मोस्ट रिपीटेड वर्ड, मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड इन द एंटायर सिलेबस ऑफ यूपीएससी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, क्वेश्चन आ जाता है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है, सिटीजन चार्टर क्या है, वर्क कल्चर पे क्वेश्चन आता है, सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सब आपका गवर्नेंस के अराउंड है। तो ये गवर्नेंस का पोर्शन है। ये पब्लिक सिविल सर्विसेज की वैल्यूज कैसी होती है उसका टॉपिक है, राइट। सो जैसे अगर इसको डिवाइड करना हो सिलेबस को, तो ये है एथिक्स, यहां से लेके ये यहां तक नियरली, ये है फिलोसफी, ये है पबैड, और ये है केस स्टडीज। ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड द सिलेबस ऑफ एथिक्स ऑल्सो इनटू एथिक्स, इनटू फिलोसफी, इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनटू केस स्टडीज। उसमें भी खैर फर्दर हम कम कर देते हैं। गॉट इट, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। सो ये तो खैर एथिक्स का सिलेबस है। मैं इसको डीप में तो तभी जाऊंगा जब मैं पीवाईक्यूज वो सब चीजें कराऊंगा। बहुत मजा आएगा आपको एथिक्स पढ़ने में। जब मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा मजा आएगा। रियली एंजॉय इट व्हेनेवर आई टीच व्हाटएवर आई टीच इन एथिक्स, यू रियली एंजॉय इट। अभी मैंने जैसे आपको सिलेबस से एक बार दिखाना था, कीवर्ड्स दिखाने थे बहुत, हर एक कीवर्ड पे बहुत बहुत मैं डिस्कस करूंगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, आर्ट एंड कल्चर हिंदी कंटेंट में एक बार हिंदी टीम से पूछ के बता देता हूं। इट विल कम नियरली अराउंड व्हेनेवर योर आर्ट एंड कल्चर विल बी अबाउट टू स्टार्ट ना, तब आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आ जाएगा यार, हिंदी में कंटेंट आ जाएगा, बन रहा है। इतनी चिंता मत करो। अगर हमने कोई चीज बोली है तो हम प्रोवाइड करेंगे, उससे ज्यादा ही प्रोवाइड करेंगे, चिंता मत करो इतनी। आ जाएगा कंटेंट, आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले आ जाएगा। जस्ट बिकॉज यू प्रोवाइडेड द इंग्लिश मीडियम कंटेंट अ बिट इन एडवांस, इट डजंट मीन ना कि वो क्लासेस शुरू हो गई है उसकी तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। क्लासेस शुरू होने से पहले हिंदी मीडियम का कंटेंट आ जाएगा, इतनी चिंता मत करो। तब तक अपने खुद के नोट्स रिवाइज कर लो, आर्ट एंड कल्चर के अगर बने हुए हैं तो। ओके एवरीबॉडी, सॉर्टेड। वैल्यू एडिशन कैसे करवाएंगे आप? वैल्यू दोनों पीछे प्लस का साइन लगा देंगे, वैल्यू का एडिशन हो जाएगा। पीजी हो गया तो खैर चलो, ओके चलो खैर। द पॉइंट इज दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीस थिंग्स कि हम कैसे क्या करेंगे। जब हम कराएंगे तो हम करा देंगे। नॉट एवरीथिंग कैन बी। आपने कभी वो वाली पेंटिंग देखी है, वो वाले पजल्स देखे हैं जो ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं हर जगह, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आपको समझ में आ रहा क्या होता है, लेकिन बाद में एक पूरा बेहतरीन पिक्चर बन के आती है। तो वैसा है ये, ठीक है। आई एम एन आर्टिस्ट, कॉन्कर इज एन आर्ट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट ऑन डे वन, लेट द एंटायर पिक्चर बी पेंटेड, समझ में आ जाएगा। सॉर्टेड, थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जस्ट गो एंड रिवाइज दिस सिलेबस पॉइंटर्स अगेन, ताकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इन पर्टिकुलर चीजों पे। ओके, सॉरी ऑलराइट भाई, क्लियर है सबको? सो वी आर डन विद द सिलेबस पोर्शन। नाउ वेरी सून आई विल टेक अ सेशन ऑन GS1, और GS1 के भी हिस्ट्री के पीवाईक्यूज पे सेशन लेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे पीवाईक्यूज आते हैं हिस्ट्री में से। आपको हम एक पीवाईक्यू की फाइल भी देंगे जिसमें अलग अलग पीवाईक्यू के सेक्शंस होंगे, फ्रॉम वेरियस पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। विल प्रोवाइड ऑल ऑफ दैट एंड विल टेक अ क्लास वेरी सून। आई होप यू हैव एंजॉयड द सिलेबस डिकोडिंग। जो भी बच्चे बेचारे लेट आए थे, आई डोंट नो व्हाई, क्या टेक्निकल इशू है, क्योंकि लिंक तो मैंने 11 और नॉट 2 पे डाल दिया था। देयर वर मोर देन 200 स्टूडेंट्स हियर ऑलरेडी। जो बच्चे लेट आए कोई बात नहीं, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। आधे घंटे का छूटा था, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी खत्म करके जाना। चले फिर, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून। जय हिंद।